हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मेरे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक क्या होती है और जनरली हम उनमें किस तरह के प्रॉप्स या लेबल्स का यूज करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसमें हम ये जानेंगे कि इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन तकनीक को करने के लिए किन किन स्टेप्स की आवश्यकता होती है या किन किन स्टेप्स के द्वारा इस प्रोसीजर को कंप्लीट किया जाता है। तो आईएसएच के लिए जो बेसिक स्टेप्स हैं वो हैं स्लाइड प्रिपरेशन, यानी कि माइक्रोस्कोपिक स्लाइड को प्रिपेयर करना, सैंपल कलेक्शन एंड फिक्सेटिव, सैंपल को कलेक्ट करना और उसको फिक्स करना, एम्बेडिंग एंड सेक्शन। एम्बेडिंग कहते हैं किसी चीज के अंदर धंसाने को, तो जो सैंपल हमने लिया है उसको एम्बेड करना ताकि उसका इजीली हम सेक्शन कट कर सकें। चौथा है परमिएबलाइजेशन, यानी कि जिस टिश्यू के अंदर उसको हमें एंटर करवाना है वो परमिएबल रहे, तो वो करना हमें बहुत आवश्यक होता है। पांचवा है प्री ट्रीटमेंट या प्री हाइब्रिडाइजेशन, संकरण से पहले हमें किस किस तरीके से उस सैंपल को या उस प्रॉप को मॉडिफाई करना है वो हम इस स्टेप में करते हैं। एंड सिक्स्थ वन इज हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि संकरण करवाना। देन वॉशेस, वॉशेस का मतलब जो एक्स्ट्रा सीक्वेंसेस हैं उनको रिमूव करना। एंड लास्ट वन इज डिटेक्शन, यानी कि माइक्रोस्कोप के अंदर उस पर्टिकुलर प्रॉप का कहां पर जाकर के संकरण हुआ है उसे डिटेक्ट करना और उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। तो आइए थोड़ा डिटेल में हम इन स्टेप्स को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है स्लाइड प्रिपरेशन, इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आईएसएच का जो फर्स्ट स्टेप है स्लाइड प्रिपरेशन, वो किस टाइप की स्लाइड हम बना रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि हमें किस तरह की प्रिपरेशन वहां पर करनी है। क्रोमोसोम स्प्रेडिंग के लिए हमें अल्कोहल या ईथर या फिर दोनों ही का 1:1 का रेशियो में यूज करके उससे क्लीन स्लाइड का हम यूज करते हैं। जब हम टिश्यू सेक्शंस की बात करते हैं तो उसके लिए हम पॉलीलाइसिन या ग्लूटेरोएल्डिहाइड से एक्टिवेटेड जिलेटिन क्रोम वाली एल्यूमिनियम स्लाइड्स का यूज करते हैं। किस तरह का मटेरियल हम यूज कर रहे हैं अपने रिसर्च के लिए उस पर यह डिपेंड करता है कि किस तरह की स्लाइड का प्रिपरेशन करना हमारे लिए आवश्यक है। आईएसएच का सेकंड स्टेप है सैंपल कलेक्शन एंड फिक्सेशन। किस तरह के सैंपल को हम कलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। जैसे पहला है प्रिजर्व मॉर्फोलॉजी, यानी कि जो सैंपल या टिश्यू हम कलेक्ट कर रहे हैं या सैंपल को हम कलेक्ट कर रहे हैं, अगर उसकी आकारिकी को, मॉर्फोलॉजी को हमें प्रिजर्व करके रखना है, यानी कि उसमें कोई चेंजेस नहीं आने देने हैं, तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट सबसे पहले ये होती है कि उस टिश्यू को हम जल्दी से जल्दी रिमूव करें, यानी कि जहां से हमें उस टिश्यू को लेना है ले लें और जितना जल्दी हो सके उस टिश्यू को हमें प्रिजर्व करना होता है। और इन टिश्यूज को प्रिजर्व करने के लिए कभी भी हम कॉमन प्रेसिपिटेटिंग एजेंट्स का यूज नहीं करते हैं। कॉमन प्रेसिपिटेटिंग फिक्सेटिव्स हैं एसिटिक एसिड, इथेनॉल और कार्नोस फिक्सेटिव। इनका यूज हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जब हम यहाँ पर मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं, टिश्यू की मॉर्फोलॉजी को जब हमें प्रिजर्व करना है, तो जब अगर हम इनमें से किसी भी फिक्सेटिव का यूज करते हैं तो या तो ये जो फिक्सेटिव है उस डीएनए को ही ऑल्टर कर देते हैं ताकि संकरण प्रॉपरली ना हो पाए, या फिर ये सेल की मैट्रिक्स को इम्परमिएबल बना देते हैं, यानी कि अपारदर्शी बना देते हैं, जिससे हम बाहर से किसी भी चीज को उसके अंदर एंटर नहीं करवा पाते। तो इस कंडीशन में जो संकरण है वो कम हो जाता है या फिर बिल्कुल ही नहीं हो पाता। जब हम मेटाफेज क्रोमोसोम को एज ए सैंपल लेते हैं तो उसके लिए मिथेनॉल और एसिटिक एसिड प्रिजर्वेटिव का या फिक्सेटिव का हम यूज करते हैं। पैराफिन एम्बेडेड टिश्यूज को जब हम एज ए सैंपल लेते हैं, यानी कि ऐसे टिश्यूज जो पैराफिन के अंदर धसे हुए हैं सेक्शन कटिंग के लिए, तो उसके लिए हमें फॉर्मेलिन का यूज करना होता है एज ए फिक्सेटिव। जब हम क्रायोस्टेट सेक्शन की बात करते हैं तो क्रायोस्टेट सेक्शन वाले जो सैंपल्स होते हैं उनके लिए हमें 4% फॉर्मेल्डिहाइड, बॉविन्स फिक्सेटिव एंड पैराफॉर्मेल्डिहाइड वेपर का यूज 30 मिनट के लिए करना होता है ताकि वो फिक्स हो सके। आईएसएच का तीसरा स्टेप है
एम्बेडिंग एंड सेक्शन। जब हमने सैंपल को कलेक्ट कर लिया, उनको फिक्स कर लिया, उसके बाद उन सेक्शंस की एम्बेडिंग कराई जाती है, यानी कि उनको किसी चीज के अंदर धसाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो सेक्शंस हैं या जो सैंपल्स हैं वो लंबे टाइम तक स्टोर किए जा सकें, खराब ना हो। उसके लिए हम पैराफिन और ओसीटी का यूज करते हैं। ओसीटी का मीनिंग है ऑप्टिमल कटिंग टेम्परेचर कंपाउंड, यानी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आप उस कंपाउंड को कट कर सकते हैं। इस मेथड का यूज करके, यानी कि जब आप एम्बेडिंग करते हैं तो माइक्रोटोम और फ्रीजिंग माइक्रोटोम, इनके द्वारा हम बहुत ही पतले सेक्शंस को कट कर सकते हैं। ये सेक्शन 15 to 20 माइक्रोमीटर तक पतले हो सकते हैं। माइक्रोटोम एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा हम इजीली पतले से पतले सेक्शंस को कट कर सकते हैं। आईएसएच का फोर्थ स्टेप है परमिएबलाइजेशन। ऐसा माना जाता है कि जो टारगेट डीएनए है, यानी कि जिस डीएनए पे हमें रिसर्च करनी है, उस डीएनए के चारों तरफ कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो क्रॉस लिंक में जुड़े होते हैं। ये प्रोटीन प्रोब को उस टारगेट डीएनए तक पहुंचने से रोकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ ट्रीटमेंट्स करने पड़ते हैं, कुछ रिएजेंट्स का यूज करना पड़ता है ताकि वो जो प्रोटीन है वो वहां से हट जाए। तो मेनली 3 टाइप्स के रिएजेंट्स का हम आईएसएच में यूज करते हैं ताकि सेल की परमिएबिलिटी को बढ़ा सकें। तो पहला जो ट्रीटमेंट है या पहला जो रिएजेंट हम यहाँ पर यूज करते हैं वो है प्रोटीनेज या प्रोटीएज ट्रीटमेंट। इस प्रकार का जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके लिए हम प्रोटीनेज के या प्रोनेज का यूज करते हैं और नॉर्मली उसे 1 माइक्रोग्राम पर एमएल की कंसंट्रेशन में यूज करते हैं। तो जब ये ट्रीटमेंट हम करवाते हैं तो ये ट्रीटमेंट क्या करता है, उन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर लेता है, उनको वहां से हटा देता है ताकि जो प्रोब है वो इजीली टारगेट डीएनए तक पहुंच सके। लेकिन जब ये ट्रीटमेंट हम करवाते हैं तो उसके लिए हमें टाइमिंग का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम टाइमिंग का ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होता है कि डाइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा देर तक कंटिन्यू रहता है और कई बार उस टारगेट डीएनए को भी डाइजेस्ट कर जाता है या उसको हार्म पहुंचाता है और हम अपनी रिसर्च में कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं। परमिएबलाइजेशन में यूज होने वाला दूसरा रिएजेंट है HCl। कुछ प्रोटोकॉल्स में ऐसा कहा गया है कि जब हम आईएसएच को परफॉर्म कराते हैं तो उसके लिए 0.2 मोल का HCl 20 to 30 मिनट तक हमें यूज करना चाहिए। लेकिन इस एसिड का सेल की परमिएबिलिटी पर क्या फर्क पड़ता है ये अभी तक अननोन है। तीसरा है डिटर्जेंट। यहाँ पर हम डिटर्जेंट का यूज करके सेल की लिपिड मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर सकते हैं। कौन कौन से डिटर्जेंट है जो नॉर्मली आईएसएच में यूज किए जाते हैं, वो है ट्राइटोन X 100 एंड एसडीएस। एसडीएस मीन्स सोडियम डोडिसाइल सल्फेट। मेनली इन डिटर्जेंट्स का हम यूज करते हैं और इसके अलावा कुछ अन्य डिटर्जेंट्स भी हैं जिनका हम आईएसएच में यूज करते हैं। तो जो फोर्थ स्टेप है परमिएबलाइजेशन, इसके लिए हम प्रोटीएज, HCl और डिटर्जेंट का यूज करके सेल की परमिएबिलिटी को बढ़ाते हैं ताकि जो प्रोब है वो टारगेट डीएनए तक इजीली पहुंच सके। आईएसएच का फिफ्थ स्टेप है प्री ट्रीटमेंट। प्री ट्रीटमेंट यानी कि हाइब्रिडाइजेशन होने से पहले की स्थिति। प्री ट्रीटमेंट के लिए मेनली हम 3 टाइप के ट्रीटमेंट्स का यूज करते हैं। प्री ट्रीटमेंट करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि हाइब्रिडाइजेशन में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। पहला जो ट्रीटमेंट है एंडोजीनस एंजाइम इनएक्टिवेशन। एंडोजीनस एंजाइम जो हैं, जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, वो कई बार संकरण के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इसके द्वारा हम इस ट्रीटमेंट के द्वारा हम एंजाइम को असक्रिय करते हैं, इनएक्टिव करते हैं। इसके लिए हमें सैंपल को पेरोक्सीडेज से ट्रीट करवाना होता है और पेरोक्सीडेज से ट्रीट करवाने के लिए हमें 1% हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिथेनॉल में 30 मिनट के लिए सैंपल को रखना होता है। ये एक नेसेसरी प्रोसेस है जो प्री ट्रीटमेंट में करवाया ही जाता है। इसके अलावा 2 प्रोसेस और हैं, 2 ट्रीटमेंट और हैं जो ऑप्शनल हैं, करवा भी सकते हैं और करवाना आवश्यक भी नहीं है। तो उनमें से जो एक है वो है आरएनएस ट्रीटमेंट। आरएनएस जो एंजाइम है जिसे हम पहले से सुनते आ रहे हैं, आरएनएस एंजाइम एंडोजीनस आरएनए को डिसॉल्व कर लेता है या उसको खत्म कर देता है। तो आरएनएस ट्रीटमेंट यहाँ पर ऑप्शनल है। आरएनएस ट्रीटमेंट के लिए हमें डीएनएस फ्री आरएनएस एंजाइम का यूज करना होता है जो प्रति ml 100 माइक्रोग्राम हम यूज करते हैं, जो कि 2 SSC में हम यूज करते हैं। यहाँ पर SSC जो है वो
क्लोरोथ्रीमोल सोडियम सिट्रेट का यूज किया जाता है। तो इस सारे के सारे ट्रीटमेंट को हम 37 डिग्री सेल्सियस पर करवाते हैं। इस मिक्सचर का जो पीएच है वो 7.4 होना चाहिए और ये जो ट्रीटमेंट है वो लगभग 1 घंटे तक परफॉर्म करवाया जाता है। तीसरा ऑप्शनल जो ट्रीटमेंट है वो है प्री हाइब्रिडाइजेशन ट्रीटमेंट। ये ऑप्शनल है, लेकिन इस ट्रीटमेंट के लिए जो सैंपल है उसे एक ऐसे सॉल्यूशन में रखा जाता है जिसमें वो सभी नाइट्रोजनी क्षार उपस्थित हों जो कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए आवश्यक हैं, लेकिन उसमें प्रोब उपस्थित नहीं होता। आईएसएच का 6th स्टेप है हाइब्रिडाइजेशन, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस स्टेप में जो प्रोब है उसकी सक्षमता क्या है उस पर डिपेंड करता है कि प्रोब कितना इजीली जाकर के अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के साथ अटैच हो जाता है, वो हम हाइब्रिडाइजेशन स्टेप के अंदर देखते हैं। कुछ फैक्टर्स हैं जो इस स्टेप को अफेक्ट कर सकते हैं। वो फैक्टर्स हैं टेम्परेचर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, पीएच, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ट्रांसफर आरएनए तथा पॉली ए। ये जो फैक्टर्स हैं वो हाइब्रिडाइजेशन को कम भी कर सकते हैं, उसको बढ़ा भी सकते हैं और कुछ टाइम तक उसको रोक भी सकते हैं। आईएसएच का 7th स्टेप है वॉशिंग। ऐसे प्रोब्स जो बाउंड नहीं हुए हैं टारगेट डीएनए के साथ में, या ऐसे प्रोब जो टारगेट डीएनए के साथ में ढीले बंधे हुए हैं, लूजली बाउंड हैं, उसे इस स्टेप के द्वारा हटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोब लेबल्ड है और अगर हम इनको इस स्टेप में नहीं हटाएंगे तो डिटेक्शन के टाइम पे हमें जो टारगेट डीएनए है उस पे अटैच प्रोब्स को डिटेक्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। और लास्ट स्टेप जो है आईएसएच का वो है डिटेक्शन, यानी कि संकरण हो गया, सारी की सारी प्रोसेस हो गई, जो एक्स्ट्रा प्रोब्स थे उन्हें हमने रिमूव कर लिया। उसके बाद डिटेक्ट उन्हें हम कैसे करते हैं उसके लिए अलग अलग मेथड है। अगर हम रेडियो एक्टिव प्रोब्स का यूज कर रहे हैं, यानी कि ऐसे प्रोब्स जिन्हें हमने रेडियो एक्टिव पदार्थ के द्वारा लेबल किया है, तो उसके लिए हमें फोटोग्राफिक इमल्सन का यूज करके ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम नॉन रेडियो एक्टिव लेबल्स वाले प्रोब का यूज कर रहे हैं, यानी कि फ्लोरेसेंट डाई वाले या बायोटिन वाले या डाइजोजिनिन वाले, तब उसके लिए 2 मेथड्स का यूज किया जाता है। एक है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। तो नॉन रेडियो एक्टिव लेबल्स वाले जो प्रोब हैं उनके लिए जो डायरेक्ट मेथड यूज किया जाता है, उसमें उन प्रोब्स को जब यूवी लाइट के नीचे से गुजारा जाता है तो उन्हें हम इजीली माइक्रोस्कोप के नीचे देख करके पहचान सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रोब्स होते हैं जो यूवी लाइट से गुजारने के बाद भी एमिट नहीं हो पाते, तो उन प्रोब्स के लिए हम एंटीबॉडीज का यूज करते हैं। ये एंटीबॉडीज उस चीज पर डिपेंड करती है कि आपने उस प्रोब को किससे लेबल किया है। अगर आपने बायोटिन से लेबल किया है तो यहाँ पर आपको एंटीबायोटिन की जरूरत होगी। उसी तरीके से अगर आपने डाइजोजिनिन से लेबल किया है तो उसके लिए आपको एंटी डाइजोजिनिन की आवश्यकता होगी। तो ये है इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन की स्टेप्स। इस प्रोसेस का यूज करके इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन को परफॉर्म कराया जाता है। आई होप इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो गई होंगी। किस तरीके से इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसके लिए हम कैसे सैंपल कलेक्ट करते हैं, उन्हें कैसे फिक्स करते हैं, कैसे एम्बेडिंग करवाई जाती है, वो सारा का सारा इस लेक्चर द्वारा क्लियर हो गया होगा। तो ये जो दोनों के दोनों वीडियो लेक्चर्स हैं, फर्स्ट वाला जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था और सेकंड वाला जिसमें मैंने स्टेप्स को समझाया है, ये एमएससी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके अंदर कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। तो आई होप आपको मेरा ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल बटन दबाकर आगे आने वाले वीडियोस को सबसे पहले प्राप्त करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू बॉटनी ज्ञान।